सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, अध्यापिका हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना, जनपद हापुड़ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं। इनमें से एक मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए इसमें ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी तकनीकियाँ दी गई हैं जिससे वे बच्चे जो अभी तक डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं कर पाए थे, इन तकनीकियों की मदद से वो निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की पहली 8 शिक्षण तकनीकियों के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसकी शिक्षण तकनीकी नंबर 10 से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है समूह कार्य या ग्रुप वर्क। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3 से 5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाता है। पूर्व में नियोजित गतिविधियां कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाती है। इससे जो बच्चे कक्षा में शांत रहते हैं, उन्हें अपने समूह में खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। शिक्षक को समूह कार्य से पहले ये योजना बनानी होगी कि समूह में बच्चे क्या करेंगे और उस गतिविधि से वे क्या सीखेंगे। इससे लाभ ये होगा कि सभी बच्चे समूह चर्चा में प्रतिभाग करेंगे तो बच्चों की झिझक दूर होगी। सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, एक दूसरे की मदद की भावना उनमें विकसित होगी। जब सभी को मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का तो वो खुश रहेंगे और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्लास हमारी चलेगी। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कक्षा 6 विज्ञान विषय के लिए, लर्निंग आउटकम में बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर को समझते हैं। आवश्यक सामग्री है कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, डस्टर, किताब, स्केल, रबर कटर, जानवर जैसे हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ पेड़ पौधों के चित्रकार वगैरह। शिक्षण प्रक्रिया कुछ इस तरह से शुरू होगी कि शिक्षक बच्चों को 5-5 के छोटे समूह में बिठाते हैं। सबसे पहले शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि आप अपने समूह में चर्चा करते हुए अपने परिवेश या आसपास जिन भी जीवों या वस्तुओं को देखते हैं उनकी सूची बनाइए। सभी बच्चे अपने अपने समूह में चर्चा करते हैं और इन वस्तुओं की सूची बना लेते हैं। जब ये सूची बना लेते हैं तो शिक्षक कहते हैं, अच्छा अब आप अपने समूह में फिर से चर्चा करिए कि इनमें से कौन सी वस्तु में जान होती है और किन में जान नहीं होती है। बच्चे फिर से चर्चा करते हैं, शिक्षक के निर्देशानुसार फिर से सूची तैयार करते हैं। जैसे एक समूह ने पेड़ों को जान नहीं होने वाली वस्तुओं की सूची में डाल रखा है। अब प्रत्येक समूह के प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों से प्रत्येक वस्तु पर चर्चा करते हैं और समूह के बारे में बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने उस वस्तु को उस सूची में क्यों रखा। शिक्षक सभी समूहों और बच्चों को चर्चा में शामिल करते हुए सजीव और निर्जीव के गुणों वे लक्षण जैसे कि प्रचलन, गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, संतान उत्पन्न करना, प्रकाश डालते हैं। इस तरह बच्चों को अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर स्पष्ट होता है। शिक्षक पहले संक्षेप में जीवधारियों के लक्षणों को बताते हैं कि निर्जीव वस्तुओं और मृत वस्तुओं में भी ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। शिक्षक अब बच्चों द्वारा एकत्र की हुई सामग्री को प्रत्येक समूह में बांटते हैं और कहते हैं इन सामग्रियों को ध्यान से देखना है, 15 मिनट तक आपस में खूब बातचीत करो और फिर अभी तक हुई चर्चा के आधार पर 2 सूचियां बनाओ। पहली सूची सजीव वस्तुएं और दूसरी सूची निर्जीव वस्तुएं। इस सारी प्रक्रिया में शिक्षक समूह के पास जाता है, देखता है कि हर एक बच्चा चर्चा में शामिल हो रहा है या नहीं हुआ। इस तरह कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करते हुए उनकी प्रगति का कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का असेसमेंट शिक्षक करता रहता है। तो इस तरह से बच्चों में जो समझ विकसित होती है सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में, वो एक परमानेंट टाइप की समझ होती है। एक और एग्जाम्पल इन्होंने लिया कक्षा 3 का गणित विषय का। इसमें लर्निंग आउटकम है कि बच्चे विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को समझते हैं। आवश्यक सामग्री है इसके लिए पेंसिल, पेन, छोटी स्केल आदि। शिक्षक बच्चों को 5-5 के समूह में बांटकर गोले में बैठाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने समूह में अपनी पेंसिल निकाल लेते हैं। अब शिक्षक विद्यार्थियों को पेंसिलों को जोड़कर फर्श पर चौकोर, त्रिकोण आदि आकृति बनाने को कहते हैं। इसके लिए पहले वो श्यामपट्ट पर आकृतियाँ स्वयं बनाकर दिखाते हैं। अब बच्चे समूह में अपनी अपनी छोटी बड़ी पेंसिलों को जोड़कर आकृतियाँ बनाते हैं। फिर वो जाकर के क्लास में घूमते हैं, देखते हैं बाकी बच्चों ने क्या बनाया है और फिर उससे अपनी आकृति की तुलना करते हैं। तो इस तरह से हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, टीचर उसको असेसमेंट कर रहा है। तो बच्चों में आकृतियों के प्रति एक अच्छी समझ विकसित हो जाती है। तो इस तरह से समूह कार्य के माध्यम से शिक्षक जो है बच्चों में एक डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में अगली शिक्षण तकनीकी है जोड़ी में कार्य करना। शिक्षक सामान्य कक्षा शिक्षण में आवश्यकता के अनुसार 2 बच्चों की जोड़ी बनाकर पढ़ने और दूसरी गतिविधियों का अभ्यास कराते हैं। जोड़ी बनाने का कार्य
पहले से अगर सोच के अच्छी तरह से किया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक होते हैं। जोड़ी ऐसी बनानी चाहिए कि इसमें एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो ताकि दूसरा बच्चा उससे लाभान्वित हो सके। जोड़ी बनाने के साथ जोड़ी में उन्हें क्या काम करना है, इसकी योजना भी शिक्षकों को पहले से ही बना लेनी चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे बिना भय के अपने कक्षा मित्र का जो साथी है उससे अच्छे से विचार विमर्श करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, समस्या का समाधान खोजेंगे। तो इस तरह से उसमें एक बेहतर समझ विकसित होगी। कक्षा 3 विषय गणित लर्निंग आउटकम बच्चे सेंटीमीटर पैमाना समझते हैं और स्केल से नाप लेते हैं। इसके लिए शिक्षक जोड़ियाँ बनाते हैं और प्रत्येक जोड़ी को एक एक स्केल देते हैं। शिक्षक स्केल को दिखाते हुए बताते हैं कि स्केल में कुल कितने सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर में कुल कितने मिलीमीटर होते हैं। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ स्केल में सेंटीमीटर और मिलीमीटर की पहचान करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक टेबल बनाते हैं, उसमें एक तरफ वस्तु के नाम लिख देते हैं, दूसरी तरफ लंबाई लिखनी है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। शिक्षक प्रत्येक जोड़ी को स्केल से वस्तु की लंबाई नापकर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखने को कहते हैं और एक पुस्तक की लंबाई मापकर वो खुद से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाते हैं। प्रत्येक जोड़ी अब अपनी कॉपी में सारणी बनाती है और वस्तु का नापकर स्केल द्वारा मापकर लिखती है। शिक्षक बीच बीच में देखते रहते हैं कि बच्चे सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको असेसमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों में लंबाई के मापन के बारे में समझ और दक्षता दोनों विकसित हो जाती हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिया कक्षा 6 का विज्ञान विषय का कि बच्चे भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में अंतर को समझते हैं। इसके लिए ज़रूरी सामान बर्फ, मोम, दूध, दही, नींबू, कागज, स्प्रिटलर, मोमबत्ती, मैग्नीशियम फीता, गुब्बारे वगैरह। शिक्षक कक्षा के बच्चों की जोड़ी बनाते हैं, साथ साथ बैठने को कहते हैं। उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दैनिक जीवन संबंधी वो कुछ उदाहरण देकर दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। इसके लिए शिक्षक प्रयोगात्मक रूप से कक्षा में मोमबत्ती जलाकर मोम टपकाते हैं। ठंडा होने पर बच्चों को दिखाते हैं कि मोम फिर से पहले की स्थिति में आ गया। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं जिससे वो पानी में बदल जाता है, फिर और गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। भाप बर्तन के जो बर्तन के ऊपर ढक्कन ढका है उसमें चिपक जाती है और पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह बर्फ़ का पानी, फिर भाप और उसके बाद फिर से पानी में परिवर्तन करके दिखाते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक बच्चों को भौतिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो रासायनिक परिवर्तन दिखाने के लिए दूध में नींबू डालते हैं, मैग्नीशियम फीता को जलाकर दिखाते हैं, दोनों परिवर्तनों का अंतर स्पष्ट करते हैं। अब शिक्षक बच्चों को जोड़ी में बैठाकर निर्देश देते हैं कि आपने जो यहाँ देखा और अपने चारों ओर या अपने घर में इस प्रकार के परिवर्तन जो आप रोज़ देखते हैं उनके आधार पर आपस में बातचीत करें और सूची बनाएं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की। तो बच्चे जब इस तरह से ग्रुप में काम करते हैं, पेयर में और चर्चा करते हैं उसके ऊपर, तो उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में समझ और दक्षता विकसित होती है। इसके बाद शिक्षक तकनीकी 12 है कि परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यूज़ ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। अक्सर ही हम शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में ये कहते हैं कि भाई TLM नहीं है हमारे पास में, तो ऐसे शिक्षक शायद प्रकृति की ओर आकृष्ट नहीं होते। वे देखते नहीं कि उनके आसपास कितने रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जो कि हमारे लिए एक प्रयोगशाला का काम कर सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे स्कूल में, गांव में, कक्षा में, घर में चारों तरफ शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। प्रारंभिक गणित पढ़ाने के लिए अनाज के दाने, पत्तियाँ, फल फूल, बीज, कंकड़, सीप, माचिस की तीलियाँ, आइसक्रीम की चम्मचें, ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनका उपयोग शिक्षण में किया जा सकता है। कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षक बच्चों की सहायता से स्वयं भी बना सकते हैं। इस तरह से स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कक्षा शिक्षण किया जा सकता है। इसके लाभ ये होंगे कि एक तो ये सामान आसानी से उपलब्ध है, या तो मुफ्त मिल जाएगा या कम पैसों में मिल जाएगा। बच्चे इनसे पहले से परिचित हैं तो आसानी से इनका प्रयोग कर पाएंगे, अवधारणाएँ स्पष्ट होंगी और टूट फूट भी हो गई तो भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया चयनित कक्षा 6 विषय विज्ञान। बच्चे वाष्पीकरण और संघनन का अर्थ और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को समझते हैं। आवश्यक सामग्री है गमले में लगा पौधा, ठंडी बोतल का जल और पारदर्शी थैला। शिक्षक अपनी कक्षा में गमले में लगा पौधा तथा ठंडा बोतल जल लेकर आते हैं। वे इस गमले और पौधे को बच्चे को दिखाते हैं। शिक्षक बच्चे को गमले में लगे पौधे में जल डालने को कहते हैं, बच्चे उसमें जल डालते हैं। शिक्षक पौधे की टहनी में पारदर्शी थैली लगाते हैं, उसके बाद उसे कक्षा के बाहर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। बच्चे भी कक्षा के बाहर गमले में लगे पौधे की टहनी को जो पारदर्शी थैली से ढकी है उसका अवलोकन करते हैं। साथ ही वे ये भी देखते हैं कि पत्ती से जल की कुछ बूंदें पारदर्शी थैली पर दिखाई पड़ती है।
शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि सूर्य की किरणों से पड़ने वाली गर्मी के कारण ऐसा होता है। सभी बच्चे अपनी कक्षा के बाहर सूर्य के बाहर जो सूर्य के प्रकाश में गमले में पौधा लगा हुआ है, उस पौधे की पत्तियों पर या ठंडी बोतल पर जल की बूंदें देख लेते हैं और जल वाष्प के ठंडा होने उन्हें समझ में आता है कि ये जल वाष्प के ठंडा होने से बनती है और शिक्षक कहते हैं कि यह क्रिया ही वाष्पन है। तो इस तरह बच्चे वाष्पन और संघनन को भलीभांति समझते हैं और इसके लिए वो परिवेशी संसाधनों जैसे घर में गीले कपड़े, चाय की केतली से भाप का द्रव में बदलना, इस तरह की क्रियाएं बच्चों को देखने के लिए कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगले दिन कक्षा में वो अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अब शिक्षक बच्चों को वाष्पीकरण और संघनन के दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों की सूची बनाने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे सूची बनाते हैं। इस सारी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो परिवेशी संसाधनों का उपयोग करते हुए शिक्षक बच्चों में वाष्पन और संघनन और इनके दैनिक जीवन में महत्व को बारे में एक समझ विकसित करते हैं। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है या वाष्पीकरण कहलाता है, जबकि भाप के द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ये प्रत्येक ताप पर लगातार होती रहती है। इसके बाद शिक्षण तकनीकी नंबर 13 जो कि है अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। नाम से पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा बच्चे को किसी काम को करने की अवसर दिए जाएंगे उतनी ही उसकी बेहतर समझ विकसित हो जाएगी। जैसे गणित और अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को देखा होगा, वे पहले किसी अवधारणा जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या लाभ, हानि, प्रतिशत, दशमलव के बारे में अनेक प्रकार से उसको स्पष्ट करते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को अभ्यास प्रश्न देकर अपने आप अभ्यास करने का अवसर देते हैं। तो इस तरह बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु की अच्छी समझ बन जाती है और कक्षा शिक्षण के पश्चात निरंतर अभ्यास करने से विज्ञान, भाषा आदि विषयों में अच्छी समझ विकसित करी जा सकती है। इससे लाभ ये होगा कि बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनेगी, स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा और बच्चों को बार बार अभ्यास करने में सफलता होने पर संतुष्टि भी मिलेगी। इसके लिए एग्जाम्पल कक्षा 1 का लिया गया है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कक्षा 3 हिंदी विषय का कि बच्चे सरल मात्रिक शब्दों को पहचानते और लिखते हैं, माथा, पच्ची, तंबोला, चार्ट वगैरह। इसके लिए शिक्षक बच्चों को छोटी छोटी 4 समूह में बैठाते हैं। शिक्षक बच्चों से सामान्य बातचीत के साथ चर्चा शुरू करते हैं, जैसे आज अपने स्कूल आते समय रास्ते में क्या क्या देखा, रामू आज क्या खा कर आई है। इस तरह बच्चों की घरों में खाए जाने वाले कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं और शामपट पर लिखते हैं। अब शिक्षक पहले से बनाए गए तंबोला चार्ट को दीवार पर लगा देते हैं। ध्यान इस बात का रखा जाता है कि प्रत्येक अक्षर बच्चे को साफ साफ दिखाई पड़े। यहाँ चार्ट को शामपट पर भी बनाया जा सकता है। अब शिक्षक प्रत्येक समूह से कहते हैं कि इसमें से कम 6 बर्तन, 12 खाने पीने की चीज़ें, 3 लिखने पढ़ने की चीज़ें, 2 पहनने वाली चीज़ें तुम आड़ी सीधी तिरछी रेखाओं से मिलाते हुए शब्दों को ढूंढो और अपनी कॉपी में इसकी सूची बनाओ। बच्चे अपने अपने समूह में चर्चा करते हैं और शब्दों को ढूंढते हैं तथा उन्हें अपनी कॉपी पर लिखते हैं। इस दौरान शिक्षक कक्षा में सभी समूहों में उनके काम को देखते रहते हैं और इस तरह अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से अभ्यास के बहुत सारे अवसर देकर शिक्षक बच्चों में मात्रिक शब्दों को पढ़ने और बनाने की दक्षता विकसित करते हैं। अगली शिक्षण तकनीकी है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति या स्पाइरलिंग। सामान्य कक्षा शिक्षण में शिक्षक प्रायः विषय वस्तु को अनेक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक बहुत सारे उदाहरण देकर तथ्यों को बार बार दोहराते हैं। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों से प्रयोग करते हुए बार बार दोहराना या पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को ग्राह्य बना देता है। ज़्यादातर बच्चे पुनरावृत्ति करने से लाभान्वित होते हैं। जैसे कि स्प्रिंग की लंबाई 3 से 4 फुट होती है, लेकिन इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई 2-2.5 गुना अधिक होती है। इसी तरह कक्षा में शिक्षक किसी एक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अनेक बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो पुनरावृत्ति की तकनीक धीमी गति से जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इससे लाभ ये होता है कि सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को भी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं, विषय वस्तु की समझ बनती है, स्पष्टता आती है और शिक्षक को अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आता है। जैसे विज्ञान विषय में कक्षा 7 का एग्जाम्पल लिया गया है। बच्चे पौधों में अलैंगिक और लैंगिक जनन क्रिया में अंतर को समझते हैं। सामग्री ली फफूंदी लगी ब्रेड, अजूबा की पत्ती, गुलाब की टहनियाँ, मनी प्लांट की टहनी, सरसों के फूल,
फल बीज वाली शाखा, कद्दू के मादा फूल वाली शाखा। शिक्षक प्रारंभ में बच्चों को अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में अवधारणा स्पष्ट करते हैं कि यदि पौधे के शरीर का कोई अंग जैसे पत्ती, तना, जड़ काटकर मिट्टी में हम लगा दें तो उससे एक नया पौधा बन जाता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यदि पौधे में परागण के पश्चात फल और बीज बनते हैं और बीजों को बोने पर नया पौधा बनता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब शिक्षक गुलाब, बेला, गन्ना, मनी प्लांट, अजूबा के पत्ते बच्चों को दिखाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बरसात के दिनों में गुलाब की टहनी मिट्टी में रोपने पर क्या होगा, अजूबा की पत्ती मिट्टी में रोपने पर क्या होगा, बेल की टहनी को मिट्टी में रोपने पर क्या होगा, अगर ब्रेड पे फफूंदी क्यों लग जाती है, जब पत्ती, जना, तड़ आदि पौधों के अंगों को रोपने से नया पौधा बन जाए तो इस जनन को क्या कहते हैं। बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर अपनी समझ से देते हैं। सही उत्तर पर शिक्षक उन्हें शाबाशी देते हैं और आवश्यकतानुसार शिक्षक स्वयं भी उत्तर बताते हैं और उसे फिर से कहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद शिक्षक लैंगिक जनन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आम और नींबू के पौधे बीज बोने पर उगते हैं। ऐसे पौधे जो बीज बोने से उगते हैं उन पौधों में लैंगिक जनन होता है। सरसों में भी लैंगिक जनन होता है। अब शिक्षक अलैंगिक प्रजनन वाले पौधे और लैंगिक प्रजनन वाले पौधों की सूची बनाने को कहते हैं। तो बच्चे सूची बनाते हैं। तो इस तरह कक्षा में सभी बच्चों के कार्यों को बार बार देखते हैं, उन्हें करने का मौका देते हैं। तो इस तरह से बच्चों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन पर एक समझ बन जाती है। शिक्षण तकनीक की अगली जो है वो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना या गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। सामान्य कक्षा शिक्षण में समूह कार्य में, जोड़ी कार्य में कार्य करते समय, किसी प्रोजेक्ट में कार्य करते हुए जब शिक्षक बच्चों के कार्य को देख रहा होता है तब शिक्षक को बच्चों की कठिनाइयों और मजबूत पक्षों का पता चलता है। यदि शिक्षक किसी दिए गए कार्य में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, जब शिक्षक ने कोई ऐसा काम दिया कि बच्चे उसमें कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं अथवा उन्हें सफलता प्राप्त की, दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी प्रतिभागिता बढ़ेगी, उनके कार्यों के प्रति शिक्षक के विचार कैसे हैं इसका पता चलेगा, वो आगे काम करने के इच्छुक होंगे, इससे वो अपने काम के प्रति सचेत होंगे और शिक्षक और बच्चों के मध्य एक अच्छा संबंध बनेगा। तो इस तरह से सकारात्मक प्रतिपुष्टि एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे और शिक्षक के बीच में जो गैप है उसको कम करने के लिए। इसके बाद अगली शिक्षण तकनीकी है शैक्षिक भ्रमण। शिक्षक जब शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं तो उनकी और बच्चों के बीच जो झिझक का माहौल है वो ख़त्म हो जाता है। वर्ष में 2-3 बार या सुविधा के अनुसार कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर किसी महत्वपूर्ण स्थान पर शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को अवश्य ले जाना चाहिए। इसकी तैयारी बच्चे और शिक्षक मिलकर करें। पहले से वो निश्चित कर लें कि इस भ्रमण पर जाने का उद्देश्य क्या है, उसकी रूपरेखा तैयार कर लें। भ्रमण पर किस समय जाएंगे, कब वापस लौट कर आएंगे, इसकी भी एक रूपरेखा तैयार कर लें। अभिभावकों को उसके बारे में पूर्व में सूचना दें। उन चीज़ों के बारे में चर्चा करें कि जो भ्रमण के दौरान उनके लिए उपयोगी होंगी। शिक्षक भ्रमण के दौरान बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनका मार्गदर्शन करते रहें। तो इससे लाभ ये होगा कि बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे और वे उनके जो उन्होंने अभी तक बुक्स से सीखा है उसको वो पुष्ट करेंगे। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों की स्पष्टता होगी। बच्चे आनंदपूर्वक बिना डर के, संकोच के वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखेंगे। बच्चों और शिक्षक के मध्य एक सहजता आएगी। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और उसके बाद अपने अनुभवों को उनमें भाषा में लिखने की दक्षता विकसित होगी। जैसे कि एक भ्रमण का उदाहरण दिया गया है विज्ञान कक्षा 8 का। लर्निंग आउटकम में बच्चे मिट्टी से बने बर्तनों एवं रेशमी साड़ी के बनने की प्रक्रिया को देख कर समझ लेते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री गांव में ही मिट्टी के बर्तन बनाने वाला या साड़ी बुनने वाले के घर जा सकते हैं। शिक्षक अपने विद्यालय के पास जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला या साड़ी बुनने वाले का है उसके घर बच्चों को लेके जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद में बच्चे अपनी जिज्ञासाएं शांत करते हैं, बात करते हैं। शिक्षक निर्धारित पहले से डे और डेट निश्चित करके रखते हैं कि इस दिन वहाँ पे जाना है। बच्चे अपने प्रश्नों की सूची पहले से बना लेते हैं। इस दौरान पहले तो वो उससे पूरी जिसके पास हम जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने के पास, साड़ी बुनने वाले के पास में, उससे उस पूरी निर्माण प्रक्रिया को समझा जाता है।
फिर बच्चों की संख्या जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान किया जाता है। शैक्षिक भ्रमण संबंधी अवलोकन बिंदुओं अनुभवों को लिखने का जो प्रारूप है वो कुछ इस तरह से है कि कक्षा, दिनांक, भ्रमण का स्थान या पता, नाम जिनके यहाँ शैक्षिक भ्रमण के लिए गए, कार्य जिसे देखने के लिए गए और आपने अवलोकन के दौरान क्या क्या देखा, आपने क्या सीखा, क्या ये भ्रमण आपके लिए लाभकारी रहा तो कैसे रहा, ये सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी। तो इस तरह से इन बिंदुओं और अनुभवों को लिखकर एक प्रोजेक्ट कार्य शिक्षक को दिखाते हैं और कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण तकनीक जो है वो अपने अनुभवों को लिखने और प्रस्तुत करने का अवसर बच्चों को देगी। अगली शिक्षण तकनीकी है सरल से कठिन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में हमेशा सरल से कठिन तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि जो अवधारणाएं, जो जानकारियां बच्चे को पहले से पता है उनके लिए वो सरल है। यही कारण है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातों में बच्चे रुचि लेते हैं, उन्हें बताने में वो सहज महसूस करते हैं, क्योंकि जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है वह भी सरल है, जो मूर्त है जिसे छूकर महसूस कर सकते हैं उसे समझना सरल है, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित है वही सरल है। तो इस तरह शिक्षक सरल से कठिन की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण करते हैं तो वे सफल और प्रभावी होते हैं। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे आनंदपूर्वक सीखेंगे, भय, संकोच और तनाव नहीं होगा और कक्षा भी जीवंत होगी। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट तकनीक है वो है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है। इसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल हो सकती है या ग्रुप में हो सकती है। इसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके किसी प्रकरण को सीखते हैं, ये समस्या का समाधान करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य प्रमुख रूप से खुला क्रियाकलाप है और यह विषय के लर्निंग आउटकम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पत्रिका, परिचर्चा, शिक्षा यात्रा, समाचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, इनके द्वारा सूचनाएं एकत्रित करके प्रोजेक्ट कार्य को निर्धारित किया जाता है। बच्चों को अपनी योग्यता, उत्साह और रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन करने हेतु अवसर दिए जाएं। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के स्तर के अनुरूप हो और उनकी रुचि को ध्यान में रखकर दिया जाए। इससे लाभ ये होगा कि बच्चे खुद करके सीखेंगे, उनकी सृजनात्मक क्षमता और जिज्ञासा इन दोनों में वृद्धि होगी। बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे, उन्हें प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष जैसे कौशलों का विकास होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस मॉड्यूल में कुल 18 शिक्षण तकनीकियाँ बताई गई हैं और अगर हम शिक्षक इन तकनीकियों को बारीकी से समझ लेते हैं, इनके माध्यम से हमें कैसे काम करना है, क्या पूर्व में तैयारियां करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ शिक्षक और बच्चों दोनों को ही मिलेगा। धन्यवाद।